फाइनेंशियल मैथ्स के अंदर अपन अभी तक क्या क्या कंप्लीट कर चुका है? परपेचुइटी कंप्लीट कर लिया, सिंकिंग फंड हो चुका है, और ईएमआई हो चुका है। मतलब फाइनेंशियल मैथ्स का एक पार्ट समझ लो अपना कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। तो दूसरा पार्ट में अपने पास आता है रिटर्न ग्रोथ एंड डेप्रिसिएशन। यहाँ पे अपन पढ़ने वाला है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के बारे में, सीएजीआर के बारे में, और उसके बाद डेप्रिसिएशन के बारे में, ठीक है ना। हालांकि इस साल अपना एक टॉपिक और ऐड हुआ है जो अपन पढ़ ऑलरेडी फाइनेंशियल मैथ्स पार्ट 1 में जो अपन ने पढ़ा, उसके अंदर परपेचुइटी था, सिंकिंग फंड था, ईएमआई था, और एक साथ बॉन्ड भी था। बॉन्ड्स बहुत पहले जब अप्लाइड में जब आया था तब बॉन्ड्स इंक्लूड किया था, उसके बाद में बॉन्ड्स को हटा दिया गया था, और इस साल फिर से बॉन्ड्स को इंक्लूड कर दिया। तो आपका जो नया वाला बुक है उसके अंदर बॉन्ड्स नहीं है, ठीक है। तो बॉन्ड्स का जो पहले का जो बुक है उसके अंदर बॉन्ड्स का पूरा कॉन्सेप्ट भी दिया हुआ है, क्वेश्चंस वगैरह भी दिया हुआ है। एक बार ये सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद में अपन बॉन्ड्स करें, ठीक है ना। तो बेसिकली इतना सारा टॉपिक अपने पास रहेगा। अगेन मैं बोल रहा हूँ, फाइनेंशियल मैथ सबसे स्कोरिंग है, 15 मार्क्स यहाँ से आता है, सबसे स्कोरिंग पोर्शन आपका यही है। आराम से आप मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। बहुत सारे लोग कैलकुलस से बहुत ज्यादा डर रहे हैं, बट कैलकुलस से बहुत ज्यादा डरने का जरूरत नहीं है। कैलकुलस के अंदर आप समझो डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, डिफरेंशियल इक्वेशन, इतना सारा टॉपिक को मिला के 15 मार्क्स। यहाँ पे फाइनेंशियल मैथ्स के अंदर देख लो, सिर्फ ये दो चैप्टर मिला के 15 मार्क्स में सोचो। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो पढ़ोगे, अगेन वेरी इजी। पिछले इनफैक्ट मैं बोलता हूँ क्लास 11th के अंदर जो प्रोबेबिलिटी था और अभी जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ोगे, ये वाला 11 से भी इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी है। तो यहाँ पे मार्क्स स्कोर करना बहुत आसान है। ये आपका आएगा 10 मार्क्स का। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, ये मिला के आपका आएगा 10 मार्क्स का। आपको अभी कहीं ना कहीं जिन लोगों ने अभी हाफ ईयरली एग्जाम दिया, कहीं ना कहीं किसी को एहसास हुआ होगा, जो लोग मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट को आसान समझ रहे थे, इतना आसान नहीं समझना, बिकॉज डिटर्मिनेंट में कभी कभी आपका हाथ रुक सकता है। मैट्रिसेस हो जाएगा बट डिटर्मिनेंट में हाथ रुक सकता है, प्रैक्टिस चाहिएगा, अच्छा खासा प्रैक्टिस चाहिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में आपका यूनिट 1, यूनिट 1 और 2 मिला के 11 मार्क्स है। अब सोचो वो उतना सा यूनिट आपका 11 मार्क्स कैरी करेगा। फिर टाइम सीरीज, टाइम सीरीज अगेन वेरी वेरी इजी, 5 मार्क्स उसमें से आएगा, बहुत ही ज्यादा इजी चीजें। 5 मार्क्स एलपीपी, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, वेरी इजी, उसमें से 5 मार्क्स से 6 मार्क्स रहेगा। तो आप लोग अपने ऊपर कैलकुलस को हावी मत होने देना। देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि 65 मार्क्स अगर आपका अच्छे से बन गया ना, 65 मार्क्स अगर आपके हाथ में कमांड में अगर आ गया ना, बाकी रिमेनिंग जो 15 मार्क्स कैलकुलस का ना, वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जब 65 मार्क्स बन रहा होता है ना, तो 15 मार्क्स भी ऑटोमेटिकली बन जाएगा, बिकॉज वो कॉन्फिडेंस अंदर से बिल्ड होता है। एक बार जब कॉन्फिडेंस आ गया ना भाई, इतना बन गया, तो वो जो नहीं होने वाला चीज ना, वो भी होना चालू हो जाएगा। और अभी इतना जल्दी घबराना मत। मे भी ऐसा हो सकता है कि हाफ ईयरली एग्जाम में किसी का मार्क्स ऊपर नीचे हो, किसी का कम मार्क्स रहते हैं, उससे घबराने का जरूरत नहीं, होता है, सबके साथ होगा। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, प्री बोर्ड्स तक जब पहुंचोगे, प्री बोर्ड्स 2 तक पहुंचोगे, फाइनल तक पहुंचोगे, आपका जो प्रैक्टिस है बहुत अच्छा हो जाएगा। अभी जस्ट आपका सिलेबस खत्म हो रहा है, आप रिवीजन नहीं कर रहे हो, आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो उस लेवल पे। रिवीजन का टाइम मिलेगा आप लोग को, जब आप लोग का प्री बोर्ड्स खत्म हो जाएगा, उस समय आपके पास पूरा रिवीजन का टाइम मिलेगा, तब आप एक एक चैप्टर वाइज आप प्रॉपर्ली उसको करोगे। बात समझ में आ रहा है? तो आपका जितना भी डाउट्स है वो ऑटोमेटिकली खत्म भी हो जाएगा। और देखना जब 65 मार्क्स आपके हाथ में होगा ना, 15 मार्क्स जो कैलकुलस से आप लोग डर रहे हो, वो भी ठीक हो जाएगा। और अभी तो अपना इंटीग्रेशन बाकी है ना, इंटीग्रेशन आराम से होगा, कोई दिक्कत नहीं। इंटीग्रेशन मैं तो ये बोलता हूँ कि तुम लोग का अप्लाइड में इंटीग्रेशन उल्टा ज्यादा ईजी है, बहुत ज्यादा ईजी है, वो आराम से हो जाएगा, ठीक है। और इंटीग्रेशन से फॉर श्योर क्वेश्चन रहेगा ही, ठीक है। तो इतना घबराने का जरूरत नहीं है आप लोग को। तो रिटर्न ग्रोथ एंड डेप्रिसिएशन पे अगेन मूव करते हैं। तो रिटर्न ग्रोथ एंड डेप्रिसिएशन पे आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा रेट ऑफ इन्वेस्ट, रेट ऑफ रिटर्न। टॉपिक का नाम क्या हो गया? रेट ऑफ रिटर्न, या बोलो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। दोनों एक ही चीज है बेसिकली, बस रेट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का जब अपन बात करते हैं ना, ये आपको रेशियो में आंसर देता है, और रेट ऑफ रिटर्न आपको परसेंटेज में आंसर देता है। दोनों है एक ही चीज। मतलब आप ऐसा सोचो कि आप किसी भी प्रकार का कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, चाहे कोई बिजनेस कर रहे हो या कहीं पे भी आप इन्वेस्ट कर दो पैसा, ठीक है ना। किसी भी प्रकार का जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो वहां से कोई ना कोई प्रकार का रिटर्न तो आप एक्सपेक्ट करते हो ना। दैट रिटर्न माइट बी इन द टर्म ऑफ प्रॉफिट और एज वेल एज लॉस। या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, या कभी कभी नेट भी हो सकता है, कुछ भी ना हो, नो प्रॉफिट नो लॉस, कुछ भी हो सकता है। अब उस बेसिस पे एक्चुअल में आपका परसेंटेज में अगर देखे कि रेट ऑफ रिटर्न क्या रहा है, वो अपन निकालेंगे कि भाई
इन्वेस्टमेंट किया मैंने, कितना परसेंट ग्रोथ हुआ या कितना परसेंट डिग्रोथ हुआ, ये अपन निकालना है। समझ लो 100 रुपए इन्वेस्ट किया, 20% का ग्रोथ हुआ है, मतलब 100 रुपया था, अब कितना बन चुका है, 120 रुपया। दैट्स अ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। क्लियर है चीज, एकदम आसान चीज है, एकदम आसान चीज है। यहाँ पे बेसिक हम आपको चीज बताता है, बाकी अब प्रॉब्लम से ऑटोमेटिकली यहाँ पे फॉर्मूला बोल के कुछ नहीं है, लॉजिक से सारा आंसर खत्म हो जाएगा। फॉर्मूला बोल के कुछ नहीं, एकदम लॉजिक से, प्योर लॉजिक से पूरा का पूरा आंसर आपका बन जाएगा, ठीक है ना। बट बेसिक एक दो चीज देख लो कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का अगर अपन बात करें तो ये क्या होता है, नेट प्रॉफिट और लॉस, ये फॉर्मूला के रेस्पेक्ट में आपको बता देता है, डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। दूसरा आप बोल सकते हो करेंट वैल्यू, करेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट माइनस कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय, क्या करोगे, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। कहने का मतलब कि सोचो कि आपने 1,000 रुपये लगाया किसी बिजनेस पे, 1,000 रुपये किसी बिजनेस पे लगाया, उसका वर्थ अब हो चुका है 1,800 रुपीज। क्लियर है चीज, उसका वर्थ कितना हो गया, 1,800 रुपीज। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना रहेगा, 1,800 माइनस 1,000 कितना होगा, 800, डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना होगा, 1,000 रुपीज। ये आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रहा। आया बात समझ में। अब रेट ऑफ रिटर्न कैसे निकालते हो, सेम ही कहानी है, बस परसेंटेज आ जाएगा। वही नेट प्रॉफिट और लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इनटू 100, और आप बोल सकते हो करेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट माइनस कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इनटू में 100। बस यहाँ पे 100 से आप मल्टीप्लाई कर दो, परसेंटेज में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आप पहले लिख लो, फिर एक चीज बताता हूँ आपको। जी समझो, सिंस ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है ना, ये पूरा चैप्टर पे आप शेयर्स के बारे में पढ़ोगे। बात समझ में आ रहा है, शेयर समझते हो ना सब लोग, ठीक है। शेयर्स, डिविडेंड, इसके बारे में आप पढ़ोगे। अब इसमें आप एक चीज समझो, बहुत बार बच्चे लोग कंफ्यूज होते हैं। एक होता है फेस वैल्यू। मेरे को पता है कि आप लोग अकाउंट्स में अच्छा लेवल पे पढ़ चुका है, बट मैथमेटिक्स के टर्म्स में भी आप समझो इसको, ठीक है। एक होता है मार्केट वैल्यू, और एक हो गया आपका डिविडेंड। चीजें बहुत आसान है, चीजें बहुत ही ज्यादा आसान है, बट फिर भी बोलते हैं कि ज्यादा आसान होता है तो उसमें गलती कर देते हैं, ठीक है। अब सोचो कि कोई शेयर इशू हुआ है, ठीक है, 100 रुपए पे शेयर इशू हुआ है और उसका फेस वैल्यू है 100 रुपए, ठीक है। अब एक इंसान कितने पे खरीद रहा है उससे मैटर नहीं करता, इशू कितने पे हुआ, 100 रुपए पे, उसका फेस वैल्यू क्या है, 100 रुपए। फेस वैल्यू इज नथिंग बट द प्रिंटेड वैल्यू, फेस वैल्यू इज नथिंग बट द प्रिंटेड वैल्यू, ये आपको दिया हुआ है। अब शेयर आप प्रीमियम में खरीद रहे हो, डिस्काउंट में खरीद रहे हो या पार में खरीद रहे हो, ये आपके ऊपर है। प्रीमियम में खरीदने का मतलब क्या हो गया, 100 रुपए का शेयर था ना, सोचो 20% प्रीमियम में खरीदना, मतलब आपने शेयर को कितने में खरीदा, 120 रुपए। 20 रुपए प्रीमियम में खरीदने का मतलब क्या होता है, 120 रुपए, मतलब ज्यादा, प्रीमियम का मतलब होता है ज्यादा, ठीक है।
प्रीमियम का मतलब हो गया ज्यादा, यहाँ पे 20% प्रीमियम में आपने खरीदा। सोचो 20% डिस्काउंट में खरीदते हो, 20% डिस्काउंट का मतलब क्या हो गया, 20% कम, 100 का 20% कितना हो जाएगा आपका, 80 रुपए। और 20% सॉरी, और आप बोलते हो कि पार में खरीदा, पार में खरीदने का मतलब क्या हो गया, जो फेस वैल्यू था उसी वैल्यू पे आपने शेयर खरीद लिया, दैट्स योर पार। पार आपका यूज नहीं होगा इतना, बट आपका ज्यादातर ये दो चीज आपको ज्यादातर यूज मिलेगा। फेस वैल्यू अगर 100 है, प्रीमियम 20% है, तो आपका मार्केट वैल्यू एक्चुअल में क्या है, 120 रुपया। आपका मार्केट वैल्यू क्या है, 120 रुपया। यहां पे अभी आपका मार्केट वैल्यू क्या हुआ, 80 रुपया। देखो चीज समझना, कोई भी शेयर अगर इशू हो रहा है, कितने पे इशू हो रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता, मतलब फेस वैल्यू का उससे फर्क नहीं पड़ता, कितने पे आप खरीद रहे हो, आपका इन्वेस्टमेंट उसके ऊपर निर्भर करता है। बात समझ में आया? इन्वेस्टमेंट आपका जो मार्केट वैल्यू होगा या आप कितने खरीद रहे हो उसके ऊपर निर्भर करेगा। कि भाई 100 रुपए का था, लेकिन कोई बात नहीं, आपने उसको खरीदा 120 रुपए में, तो आपके लिए मार्केट वैल्यू क्या हो गया, 120 रुपए। बात समझ में आ रहा है? यहाँ पे आपका मार्केट वैल्यू क्या हो गया, 80 रुपए। आपने 120 रुपए पे खरीदा, तो मान लो उस शेयर को आप 1 साल तक होल्ड करते हो, होल्ड किया, तो उस पे आपके पास कहानी बन रहा है कि भाई वो शेयर पहुंच गया अब 250 रुपए पे। शेयर कितने पे पहुंच गया, 250 रुपए पे। अब यहाँ पे चीज को आप समझना, 250 पे जो शेयर पहुंचा 120 से, ये 130 रुपए का तो आपका प्रॉफिट है ही, 130 रुपए तो आपका प्रॉफिट है। अब उस पे आप देख लेना नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 10 शेयर है तो 1300 रुपए हो जाएगा, 1000 शेयर है तो उसके हिसाब से आप कैलकुलेशन कर लेना, 1,30,000 रुपए हो जाएगा। ये 130 रुपए तो आपका प्रॉफिट है। बट एक और छोटा सा बहुत प्यारा प्रॉफिट होता है जिसको अपन बोलते हैं डिविडेंड। डिविडेंड इज द मीठा इनकम, जो बहुत लोगों को पसंद आएगा, जो लंबा शेयर्स में काम करते हैं उनको बहुत अच्छा लगेगा, उनको हम लोग बोलते हैं मीठा इनकम। अभी जो मीठा इनकम है ना, ये कैलकुलेशन किस पे होता है पता है, ये होगा आपका कैलकुलेशन सिर्फ और सिर्फ फेस वैल्यू। इस पे कैलकुलेट होगा, सिर्फ गलती से भी डिविडेंड का कैलकुलेशन मार्केट वैल्यू पे मत करना। आपको डिविडेंड का कैलकुलेशन हमेशा किस पे करना है, फेस वैल्यू पे। और डिविडेंड कब मिलता है, डिविडेंड का मतलब क्या हो गया बेसिकली, कि एक कंपनी जिसपे आपने इन्वेस्ट किया, फॉर एग्जांपल सोचो टाटा मोटर्स पे आपने इन्वेस्ट किया, 1 साल के बाद में टाटा मोटर्स अपना अब क्या कर रहा है, प्रॉफिट शेयर कर रहा है। अब टाटा मोटर्स बोलता है कि भाई ये जो प्रॉफिट कंपनी कमाया, हम चाहते हैं कि हम अपना जितना भी इन्वेस्टर्स है, जितना भी मेरा शेयर, सॉरी नॉट इन्वेस्टर, जितना भी मेरा शेयर होल्डर्स है, हम उनको ये प्रॉफिट दे। तो वो प्रॉफिट देने का मतलब क्या हो, दे आर गेटिंग द डिविडेंड, उसका एक पार्ट उनको मिलने वाला है। ठीक है। अब कंपनी पहले से अनाउंस कर दिया, कंपनी आपका पहले से अनाउंस कर दिया कि आपको 10% का डिविडेंड मिलेगा। 10% का डिविडेंड मिलने का मतलब क्या हो गया, 100 रुपए पे आपको 10% मिलेगा। 100 रुपए पे आपको क्या मिलने वाला है, 10% मिलने वाला है। तो 100 रुपए पे 10% का मतलब कितना हो गया, एक शेयर पे कितना मिलेगा, 10 रुपया। सोचो उस कंपनी का आपने 1 लाख शेयर होल्ड कर रखा है, तो आपका डिविडेंड कितना हो गया, 10 लाख रुपए हो गया ना। आया बात समझ में? ये जो इनकम है ये आपका मीठा इनकम हो गया, ये आराम से बैठा बैठा आपके पास आ रहा है। काम किसने किया, कंपनी ने किया। प्रॉफिट किसने कमाया, कंपनी ने कमाया। आप बस एक इन्वेस्टर थे, आपने पैसा लगाया, कंपनी प्रॉफिट कमाए, उसका एक हिस्सा आपको मिल गया। ये तो देखो, ये तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ये तो आपका मीठा इनकम आपके पास आ ही चुका है। उसके साथ साथ ये इनकम तो आपका है, ये तो मेजर इनकम है। कि भाई सोचो 120 का शेयर था, 130 पे आपने, सॉरी 120 का शेयर था, 250 पे वो पहुंच गया, तो 130 रुपए तो आपका इनकम है ही यहाँ पे, उसका तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और उसके साथ साथ एक सुंदर सा इनकम आपको मिलेगा, डेट इज योर डिविडेंड का इनकम। आया बात समझ में? यहाँ पे ये चीज बताने का तात्पर्य सिर्फ एक ही चीज था, कि भाई डिविडेंड का कैलकुलेशन होगा सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर, फेस वैल्यू पे। जीवन में कभी भी मार्केट वैल्यू पे डिविडेंड का कैलकुलेशन मत कर देना। आया बात समझ में? मार्केट वैल्यू पे कभी भी डिविडेंड का कैलकुलेशन अपन नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ फेस वैल्यू पे करेंगे। क्लियर है चीज? बिकॉज पूरा एक्सरसाइज के अंदर, पूरा चैप्टर के अंदर, इस वाला जो एक्सरसाइज है उसके अंदर अपन यही चीज पढ़ने वाले, शेयर्स के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। क्लियर है चीज? ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सब लोग मार्केट वैल्यू। देखो पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे क्या दिया हुआ है, इसको समझो, आराम से क्रैक करते हैं इसको। ए पर्सन इन्वेस्ट 10,000 in 10% rupees 100 shares of a company available at a premium of rupees 25, find his rate of return।
चीज को समझना, ठीक है ना। एक इंसान है जिसने कितना रुपए इन्वेस्टमेंट किया है, 10,000 रुपए इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है ना। तो इसका अपन बोलेंगे कि भाई इसका कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, इस इंसान का कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना रुपया हो गया, ₹10,000, करेक्ट है। अब यहां पे देखो, इन 10% ₹100 ऑफ ए कंपनी, ₹100 ऑफ ए कंपनी, इसका मतलब फेस वैल्यू, एक शेयर का फेस वैल्यू कितना हो गया, ₹100। एक शेयर का फेस वैल्यू कितना हो गया, ₹100। अवेलेबल एट ए प्रीमियम ऑफ ₹25, अवेलेबल एट ए प्रीमियम ऑफ ₹25 का मतलब मार्केट वैल्यू कितना होगा, ₹100 प्लस 25% में नहीं, सीधा वैल्यू दे दिया। तो बेसिकली आपके पास क्या हो गया, ₹125 इज योर मार्केट वैल्यू। ये बात सबको समझ आ रहा है, हाँ या ना। अब यहां पे आप फिर से देखो भाई, ये क्या बोल रहा है, 10%, 100%, 10% ₹100 शेयर्स। इसका मतलब हो गया कि ₹100 का जो शेयर था उस पर आपको डिविडेंड कितना मिल रहा है, 10%। इसका मतलब आप बोलोगे कि डिविडेंड ऑन वन शेयर, डिविडेंड ऑन वन शेयर कितना हो जाएगा, 10% ऑफ 100, तो 10/100 इंटू 100 कितना हो जाएगा, मतलब एक शेयर पे कितना रुपया कमा रहा है, ₹10 कमा रहा है। एक शेयर पे कितना कमा रहा है, ₹10 कमा रहा है, ठीक है। अब ऐसे तो मैं रेट ऑफ रिटर्न एक शेयर के ऊपर भी निकाल दूंगा, बिकॉज एक पे जो रहेगा 1,000 या कितने लोग, उस पर भी वही रहेगा। बट आपको कभी ये नहीं करना, आपको हमेशा नंबर ऑफ शेयर, जब नंबर ऑफ शेयर्स का डिमांड उमांड नहीं रहेगा ना, तब कोई दिक्कत नहीं है। बट नंबर ऑफ शेयर्स आप निकालो, जहां पे आप निकाल सकते हो वहां पे आप नंबर ऑफ शेयर्स निकालो, मैं आपको यही बोलूंगा, ठीक है। तो इधर टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितना होगा, इस इंसान ने इन्वेस्टमेंट कितना किया, चेक करो एक बार। इस इंसान ने इन्वेस्टमेंट कितना किया, ₹10,000 का इन्वेस्टमेंट किया ना। अब अगर ये ₹10,000 इन्वेस्टमेंट किया है, इसका मतलब एक शेयर का उस समय कीमत कितना रहा होगा, जिस जब ये खरीद रहा था, एक शेयर का कीमत कितना रहा होगा, हाँ, ₹125। बिकॉज मार्केट वैल्यू इज हाउ मच, वो शेयर का ही तो दाम दिया हुआ, मार्केट वैल्यू इज हाउ मच, ₹125। तो आप नंबर ऑफ शेयर कैसे निकालोगे, 10,000 डिवाइडेड बाय ₹125, हाँ या ना। तो 10,000 डिवाइडेड बाय 125 अगर आप करते हो तो इसका मतलब ₹80, हाँ सॉरी ₹80 नहीं, सॉरी, नंबर नंबर ऑफ शेयर्स कितना हो गया, 80, मतलब 80 शेयर्स उसने खरीदे। तो टोटल डिविडेंड अर्न कितना हो जाएगा, एक शेयर पे ₹10 कमा रहा, तो 80 शेयर्स पे कितना कमाएगा, ₹800। ये पैसा उसने कमाया, ठीक है। तो रेट ऑफ रिटर्न कितना हो जाएगा, 800 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना, 10,000 इंटू 100। ये बात समझ में आ रहा है। तो कितना रेट ऑफ रिटर्न रहा इसका, 8%। बोलो किसी को कोई दिक्कत इसमें, क्लियर है सबका, हाँ या ना। क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या दिया हुआ था, अ मैन इन्वेस्ट ₹22,500, मतलब कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया ₹22,500, ठीक है। इन ₹50 मतलब फेस वैल्यू कितना हो गया, ₹50, अवेलेबल है 10% डिस्काउंट। तो 50 पे अगर 10% आप डिस्काउंट लगाते हो, 50 माइनस 10% ऑफ 50, मतलब मार्केट वैल्यू कितना हो जाएगा, ₹45, होगा ही नहीं होगा। 50 का 10% कितना होगा, ₹5 ना। तो ₹45 हो गया मार्केट वैल्यू। इफ द डिविडेंड पेड बाय द कंपनी इज 12%, डिविडेंड आपको कितना दिया हुआ है, 12%, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हो डिविडेंड ऑन वन शेयर कितना हो जाएगा, 12% ऑफ 50, 12/100 इंटू 50,
तो ये हो गया 6 रुपए। मतलब एक शेयर पे डिविडेंड कितना मिल रहा है? 6 रुपए का। करेक्ट है, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। नंबर ऑफ शेयर्स कितना हो जाएगा? कितना शेयर्स इस इंसान ने लिया था? टोटल इन्वेस्टमेंट क्या था? 22,500 डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू कितना था? 45 रुपीज। तो 22,500 डिवाइडेड बाय 45 रुपीज अगर करते हैं तो 500 शेयर्स इस इंसान ने खरीदे थे। 500 शेयर्स इस इंसान ने खरीदे। ठीक है, तो इसका टोटल डिविडेंड अर्निंग कितना हो जाएगा? 500 × 6, 5 6 जा 30, 3,000 रुपए। तो इससे अब मेरे को चाहिएगा रेट ऑफ रिटर्न। तो रेट ऑफ रिटर्न कैसे निकालेगा? टोटल अर्निंग दैट इज 3,000 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना होगा? 22,500 इंटू में 100। तो इसको काट दो। 3,000 डिवाइडेड बाय 225 इट विल बी 13.3%। ये किसमें दिया हुआ है? ये फ्रैक्शन में छोड़ा हुआ है क्या? ये कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक कोई इशू किसी को? फ्रैक्शन में छोड़ देते हैं, छोड़ो। तो कितना अपने पास? 3,000 डिवाइडेड बाय 225। 5 से काटेंगे तो ये 600 हो जाएगा। 5 से काटेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 45। 5 से 9 टाइम्स, और 5 से ये हो जाएगा आपका 120। 3 से 40, 3 से 3 हो गया 40/3। 13 1/3%। ठीक है, तो दिक्कत नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, बहुत ही आसान है। ए पर्सन इन्वेस्टेड ₹2 लाख इन अ फंड फॉर 1 ईयर। एट द एंड ऑफ द ईयर द इन्वेस्टमेंट वाज वर्थ 2,16,000। कैलकुलेट इज रेट ऑफ रिटर्न। सो टफ क्वेश्चन, वाओ। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मेरे पास है 2 लाख रुपए। 1 2 3 4 5। ठीक है, फिर अब इन्वेस्टमेंट आफ्टर ए ईयर कितना है? ₹2,16,000। इसमें प्रॉफिट कितना हुआ? 2,16,000 माइनस 2 लाख रुपीज। तो ₹16,000 इज अ प्रॉफिट। कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो रेट ऑन रिटर्न कितना हो जाएगा? 16,000 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है? 2 लाख रुपए इंटू में इट विल बी 8%। इजी। तो दिक्कत किसी को? ऑनलाइन में किसी को कोई इशू? सेम कहानी आपके पास यहाँ पे भी है। मितुल invested ₹3,50,000 in a fund. At the end of the year, value of the fund is 4,37,500. What is nominal rate of interest if the market price same at the end of the year? मतलब 3.5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया, 4,37,500 आ गया, बन चुका है। तो कितना रुपया वो कमाया? 4,37,500 माइनस 3,50,000, 87,500 इसने कमाया। तो रेट ऑफ रिटर्न इसका क्या रहेगा? 87,500 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इनटू। इजी हो जाएगा। नंबर 4 सबसे। अब देखो नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 पे क्या बोलता है? सलमान इन्वेस्ट सम ऑफ मनी इन ₹50 शेयर्स पेइंग 10% डिविडेंड quoted at 20% discount if his annual dividend is 600. Calculate his rate of return from the investment. अब यहां पे कहानी देखो, आपको फेस वैल्यू कितना दिया हुआ है? 50 रुपए दिया हुआ है। ठीक है, मार्केट वैल्यू कितना होगा? 20% डिस्काउंट हो जाएगा फेस वैल्यू पे, तो मार्केट वैल्यू हो जाएगा 40 रुपए। 40 रुपए समझ में आ रहा है ना कैसे हुआ?
50 का 20% कर दिया, 40 रुपए, दैट विल बी योर मार्केट वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके ऊपर डिविडेंड कितना मिल रहा है, 10% का डिविडेंड मिल रहा है, ठीक है। तो डिविडेंड ऑन वन शेयर, टेन परसेंट ऑफ 50, तो एक शेयर पे कितना रुपए का डिविडेंड मिला, 5 रुपए का। यहां तक सबको समझ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद में बोलते हैं एनुअल डिविडेंड 600 रुपया है। एनुअल डिविडेंड इज ₹600, ठीक है। तो 600 रुपए का एनुअल डिविडेंड अगर मेरे पास है, तो यहां से मैं क्या चीज का कैलकुलेशन कर सकता हूँ, रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द इन्वेस्टमेंट। 600 रुपए एक जगह पूरा कमाया, नंबर ऑफ शेयर्स अगर मेरे पास आ जाए, नंबर ऑफ शेयर्स अगर मेरे पास आ जाए, तो मैं बाकी कैलकुलेशन कर सकता हूँ। और नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स, तुम एक बात समझो, एक डिविडेंड पे 5 रुपए कमाया, टोटल 600 रुपया कमाया, तो 600 डिवाइडेड बाय 5 करने पे नंबर ऑफ डिविडेंड मेरे पास, नंबर ऑफ शेयर्स मेरे पास आ जाएगा, आया ना। तो इसका मतलब इसके पास टोटल शेयर्स कितना था, 120, कोई दिक्कत नहीं इसके पास। अब टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना होगा, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, नंबर ऑफ शेयर्स कितना खरीदा, मेरे को पता चल गया 120 शेयर्स खरीदा, और कितने पे खरीदा, 40 रुपए पे खरीदा ना। तो 12 फोर जा कितना हो गया, 48, 4800 का इन्वेस्टमेंट किया था। अब तो आराम से रेट ऑफ रिटर्न निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा रेट ऑफ रिटर्न, 600 रुपया का फायदा डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 4800 इंटू 100, हो जाएगा 6 हाउ मेनी टाइम्स, 8 टाइम्स, तो 100/8, ये हो जाएगा 4 2 टाइम्स 4, 25, इट विल बी 12, 1/2%। कोई दिक्कत इसके अंदर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 अपन को क्या कहता है, मैन इन्वेस्ट सम ऑफ मनी in ₹100 shares paying 15% dividend quoted at 20% premium, if his annual dividend is ₹540, calculate the rate of return on his investment। तो यहाँ पे अपन गिवन कंडीशंस में क्या क्या लिखेंगे, कि भाई मेरा जो फेस वैल्यू वो कितना रुपया है, 100 रुपया मेरा फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू मेरा कितना है, प्रीमियम 20% है, तो मार्केट वैल्यू कितना हो जाएगा 120%, 15% का डिविडेंड मेरे को मिल रहा है, तो डिविडेंड ऑन वन शेयर, डिविडेंड ऑन वन शेयर कितना रुपया, 15% ऑफ 100 विच मीन्स ₹15। एक शेयर पे 15 रुपए का डिविडेंड मिल रहा है, टोटल डिविडेंड मेरे को दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर कितना है, 540, टोटल डिविडेंड 540। तो नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालोगे आप, टोटल डिविडेंड मेरे को पता है और एक डिविडेंड पे हम 15 रुपया कमा रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कैसे आ जाएगा, 540/15। बोलो इसमें कोई दिक्कत है किसी को, 540/15 करोगे कितना आएगा आपके पास, 540/15 करो फटाफट, कितना आएगा, 36, पक्का, तुम पे भरोसा कर रहा हूं, कर रहे हो। तो अपने पास टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, सही है। तो टोटल इन्वेस्टमेंट अपना कितना हो गया, 36 इंटू मार्केट वैल्यू कितना था, 120, ये कितना हो जाएगा, 36 इंटू 12 देखो तो कितना होता है, कितना, 4320। तो रेट ऑफ रिटर्न कितना होगा, रेट ऑफ रिटर्न कितना हो जाएगा, कितना पैसा कमाया, 540/4320 इंटू में 100, 54 432 से डिविजिबल है शायद, कितना,
8 टाइम्स है ना? यस, 8 टाइम्स। तो 100/8 कितना हो जाएगा ये? 50/4, 25/2। तो 12 1/2% है आंसर इसका, नंबर 6 का। यस, 12.5% दिया हुआ। कोई दिक्कत किसी को? इजी, क्लियर है सबका? नंबर 7 देखे, पहले यहां तक लिख लो। क्वेश्चन नंबर 7 देखो अभी। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? मिस्टर सत्येंद्र होल्ड्स 1500 रुपीज 100 shares of a company paying 15% dividend annually quoted at 30% premium. Calculate the rate of return on his investment. मिस्टर सत्येंद्र होल्ड 1500 का मतलब नंबर ऑफ शेयर्स इसके पास कितने हैं? 1500। ठीक है, तो इसका फेस वैल्यू कितना हो गया? 100 रुपया। मार्केट वैल्यू कितना हो गया? 30% प्रीमियम मतलब 130 रुपया। सही है ना? और डिविडेंड कितना? डिविडेंड है 15%। फिर उसके बाद में टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा? टोटल इन्वेस्टमेंट कितना होगा? मार्केट वैल्यू है 130 रुपया, मल्टीप्लाई बाय 1500 रुपया, यही होगा ना? 130 इंटू 1500, तो ये आएगा 1,95,000। कोई दिक्कत इसके अंदर? क्लियर है? अब टोटल डिविडेंड कितना होगा? टोटल डिविडेंड कितना होगा? 15/100 इंटू 100, ये तो एक का हो गया, मल्टीप्लाई बाय सीधा कर दे 1500। सही है ना? तो 15 इंटू 15 होता है 225, तो 22,500 टोटल डिविडेंड। करेक्ट है? रेट ऑफ रिटर्न कितना हो जाएगा? 22,500 अपॉन 1,95,000। करेक्ट है? ये गया, तो 2250 डिवाइडेड बाय 195, ये आएगा लगभग 11.6 समथिंग। आंसर क्या है नंबर 7 का? 7 11/13। अच्छा ठीक है, चलो ये लोग काटा कुटी चाहते हैं तो अपन वो कर देते हैं। तो 225 डिवाइडेड बाय 5 अपने पास आ जाएगा 45। 195 डिवाइडेड बाय 5 अपने पास आ जाएगा 39। 3 से जाएगा 15 टाइम्स है। आप एक जीरो एक्स्ट्रा काट दिए ऊपर। एक्स्ट्रा का ओ अच्छा ओ 450, तो 150 हो गया ना ये? इससे बटे 15 से 4 ठीक है ना? हाँ और 13 नीचे। नीचे तो 30 नहीं होगा? 5 किससे काट रहा है? 3 से तो काट रहा है, हाँ। 13, कोई दिक्कत? तो 150/13 करेक्ट है। तो अब इसको अगर यदि अपन फ्रैक्शन में लिखते हैं तो कितना हो जाएगा ये? 11/13 7। कोई दिक्कत? चलिए, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कोई दिक्कत किसी को? क्वेश्चन नंबर 8 देखो। ₹100 shares of a company are sold at a discount of ₹20. If the return on the investment is 15%, find the rate of dividend declared. इसमें रेट ऑफ डिविडेंड निकालना है, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं है। फेस वैल्यू आपको कितना दिया हुआ? 100 रुपया। सही है। फिर उसके बाद में मार्केट वैल्यू इसमें कितना हो जाएगा? 80 रुपीज। इफ द रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट इज 15%, फाइंड द रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर। अब यहाँ पे एक चीज समझो, कोई भी माथापच्ची मत करो कितना इन्वेस्टमेंट हुआ, नंबर ऑफ शेयर्स क्या है, कुछ नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बिकॉज मैंने पहले भी बोला था कि आप अगर एक शेयर पे निकालते हो तो बाकी को ऑटोमेटिकली निकल जाएगा, सेम ही चीज रहेगा, ठीक है? बट वो उस जगह पे दिखाना जरूरी है। बट जब यहाँ पे बाकी कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं मेरे पास, तो हम उसके पीछे जाएगा भी नहीं, ठीक है? तो तुम ये मानो, लेट द डिविडेंड let the dividend quoted be, ठीक है ना? तो आप क्या करोगे? X% ऑफ 100। सही है, X% ऑफ 100, बिकॉज 100 रुपए का फेस वैल्यू है। मार्केट वैल्यू कितना है? 80 रुपया। फिर ये तो 15% दिया हुआ ना, तो 15 अपन हम 100 लिखेगा ना,
15% है ना, तो भी तो मेरे को लिखना पड़ेगा। तो अब क्या हो जाएगा मेरे पास, x/100 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 80 इज इक्वल टू 15/100। तो ये तो गया, तो x इज इक्वल टू 15 इंटू 80 अपॉन 100। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा अभी, 2 से 4 टाइम्स, 2 से 5 टाइम्स, 5 से 3 टाइम्स। तो x इज इक्वल टू 12%। चेक करो अभी आंसर करेक्ट है, कोई दिक्कत इसके अंदर आया ना? समझाते समझो क्या शक्ति क्या किया। हाँ बताते, देखो चीज समझो। तुम नॉर्मली डिविडेंड किस पे निकालते हैं, फेस वैल्यू पे निकालेगा। सोचो 5% का डिविडेंड बोला है, तो तुम 5% ऑफ 100 करेगा ना, 5% ऑफ 100 इज ₹5। मेरे को तो ये पता ही नहीं है क्या है, तो हम माना x, तो x% ऑफ 100, तो x% ऑफ 100 डेट इज में डिविडेंड का इनकम, डिवाइडेड बाय हम क्या करता है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट एक का तो वैल्यू मेरे को, एक शेयर का वैल्यू तो मेरे को पता ही है कितना है, ₹80 का इन्वेस्टमेंट है ना, तो एक शेयर का ₹80 होगा। और रेट ऑफ रिटर्न आपको कितना दिया होता, 15%। तो 15% दिया तो उसको 15/100 लिख दिया, तो एक्स निकल गया मेरा। आया बात समझ में? तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 12%। तो दिक्कत इसमें अभी, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, जिसका नहीं हुआ। ए कंपनी डिक्लेयर्ड ए डिविडेंड ऑफ 14%, फाइंड द मार्केट वैल्यू ऑफ ₹50 शेयर्स इफ द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वाज 10%। तो यहाँ पे सिंपल सा कहानी, फेस वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है, ₹50। सही है, फेस वैल्यू आपको दी थी ₹50। आपको निकालना मार्केट वैल्यू, आपको निकालना मार्केट वैल्यू। तो सिंपल सा कहानी रखो, डिविडेंड कितना है, 14%, तो 14% ऑफ 50 डिविडेंड आ गया, डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू को अपन ने क्या माना, एक्स। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मेरे को कितना मिल रहा है, 10%, तो 10 अपॉन, कोई दिक्कत, तो 14/100 इंटू 50 इज इक्वल टू 1/10। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, 2, ये हो गया 7, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा 70। इसका मतलब मार्केट वैल्यू कितना हो गया, ₹70। कोई दिक्कत इसके अंदर, क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 10, मिसेस गुप्ता इन्वेस्टेड ₹16,500, ठीक है, ऑन ₹100 शेयर्स एट ए प्रीमियम ऑफ ₹10, पेइंग 15% डिविडेंड। At the end of the year, she sells the shares at a premium of ₹20. Find her rate of return. अब यहाँ पे ये बेच भी रहा है, जो मिसेस गुप्ता है वो शेयर्स को बेच भी रहा है, ठीक है ना। अब फाइनल आपको बेचने के बाद में देखो, बेचेगा तो उसमें भी कुछ प्रॉफिट होगा, प्लस डिविडेंड का प्रॉफिट, दोनों प्रॉफिट मिलेगा यहाँ पे। और लास्ट में रेट ऑफ रिटर्न मेरे को बताना है, ठीक है। तो मेरे प्यार से इसका जितना भी कंडीशन है वो लिख लेते हैं। फेस वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है, ₹100, ठीक है। मार्केट वैल्यू कितना होगा, 110 होगा मार्केट वैल्यू, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में तुम्हारा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना दिया हुआ है, 16,500। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स कितना हो जाएगा, 16,500 डिवाइडेड बाय 110। तो 16,500 डिवाइडेड बाय 110 विल बी 150 शेयर्स, 150 शेयर्स, ठीक है। अब डिविडेंड इनकम कितना हो गया, टोटल डिविडेंड अर्न कितना होगा, कितना रुपए का डिविडेंड है, 15%। तो 15% ऑफ 100 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स कितना है, 150, सही है ना। तो 15/100 इंटू 100 इंटू 150, 15 इंटू 15 कितना होता है, 225। तो डिविडेंड इनकम कितना हो गया, 2250। मतलब इतना पैसा वो कमाया कहां से, डिविडेंड से। अब नेक्स्ट कहानी क्या है, नेक्स्ट कहानी बोलता है, एट द एंड ऑफ द ईयर ही सेल्स द शेयर्स एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹10। ओ सॉरी, वही हमसे तो लॉस में बेच रहा है। दूसरा वाला क्वेश्चन पढ़े, एट द एंड ऑफ द ईयर ही सेल्स द शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ ₹20, ठीक है। तो नाउ न्यू मार्केट वैल्यू कितना होगा,
रुपीज 120, करेक्ट है ना? तो अब टोटल वैल्यू ऑफ शेयर कितना हो जाएगा? 150 इंटू 120, करेक्ट है ना? तो 15 इंटू 12 कितना हो जाएगा? 180। बोलो कोई दिक्कत इसके अंदर? अब यहां से कितना प्रॉफिट कमाया? यहां से प्रॉफिट कितना होगा? ये 18,000 अभी, और उस समय इन्वेस्ट किया था 16,500। तो बाकी जो रिमेनिंग गैप है वो तो उसका प्रॉफिट हुआ ना, ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ नहीं हुआ बेचने पे? सिंपल सा कहानी है ना। 16,500 में 16,500 में शेयर्स खरीदा और 18,000 में शेयर्स को बेच दिया, तो 1,500 रुपए का तो शेयर में प्रॉफिट है ही, और उसके साथ साथ एक और प्रॉफिट क्या है? डिविडेंड का। तो टोटल प्रॉफिट कितना होगा, या टोटल अर्निंग कितना हो गया? 1,500 प्लस 2,250। तो 2,250 प्लस 1,500 कितना होता है? 3,750। तो रेट ऑफ रिटर्न कितना हो जाएगा? 3,750 डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट कितना था? इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना था? 16,500। कोई दिक्कत इसके अंदर? बोलो इसमें कोई दिक्कत है किसी को? तो 3,750 डिवाइड बाय 165। तो आंसर जो आपको दिया हुआ है वो मिक्स फ्रैक्शन के अंदर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 3,750 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो आएगा 750, और 165 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो ये आएगा मेरे पास 33। 3 से काटेंगे 11 टाइम्स, 3 से काटेंगे 25, तो ये होगा 250। तो ये आ गया मेरे पास 250/11। कोई दिक्कत? इसको अगर यदि अपन लिखते हैं मिक्स फ्रैक्शन में, क्या हो जाएगा? मिक्स फ्रैक्शन में 11 इंटू 22, 242, ये आएगा। क्लियर है? बात समझ में आया ना क्वेश्चन में? इतना देर तक अपन जितना भी क्वेश्चन किया, उन सारा क्वेश्चन के अंदर कोई भी इंसान बेच नहीं रहा था, सब लोग होल्ड करके रखा था, और वो होल्डिंग पे ही पैसा कमा रहा था, उसी पे अपन रेट ऑफ रिटर्न निकाल रहा था। अब यहां पे एक इंसान ने बेचा, बेचने पे टोटल रेट ऑफ रिटर्न अपन ने निकाला कि भाई 16,500 का इन्वेस्टमेंट था, 18,000 पे बेचा, 1,500 का प्रॉफिट उधर, उसके बाद में एक साल तक उसको होल्ड किया था, उसके ऊपर डिविडेंड मिला, दोनों को ऐड कर दो तो अपने पास एग्जैक्ट रेट ऑफ रिटर्न आ जाएगा। आया बात समझ में? हालांकि ऐसे एग्जैक्ट ये नहीं होता है रियल लाइफ में, बिकॉज रियल लाइफ में जब आप ब्रोकिंग करते हो तो उसके अंदर चार्जेस भी कटते हैं, सब कट कुटा के फिर फाइनल देखा जाता है। बट ठीक है, बुकिश में काफी है, कोई दिक्कत नहीं है। सेम टाइप का क्वेश्चन नंबर 11 है, ट्राई करो। तो क्वेश्चन नंबर 11 सबका हो गया, हम यही कंसिडर करके चल रहे हैं फिर, ठीक है, कोई कुछ बोला नहीं तो। नेक्स्ट टॉपिक अपने पास है इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न। वैसे तो सीबीएसई ने इस टॉपिक को हटा दिया है, बट स्टिल एकदम छोटा सा चीज अपन देख लेंगे, ज्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर, बट काम का चीज है। इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न बेसिकली क्या होता है? इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आप इसको बोल सकते हो। ये एक तरीके का क्या है? हिडन इंटरेस्ट, आप इसको ऐसे बोल सकते हो, हिडन रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये लगता है सिर्फ और सिर्फ एक साल के बेसिस पे। एक साल के बेसिस का कहने का मतलब क्या होता है, आप समझना इस चीज को। एक लोन आपने लिया, मान लो 10,000 का, ठीक है ना? 10,000 नहीं है, 10,000 तो बहुत कम होता है, 1 लाख का लोन लिया आपने। 1 लाख का आपने लोन लिया एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। एट द रेट ऑफ 10%, मतलब सालाना कितना हो गया? 10%, ठीक है। अब इसमें मैं बोलता हूं कि भाई ये होगा कंपाउंडेड हाफ ईयरली। कंपाउंडेड क्या होगा? हाफ ईयरली। कंपाउंडेड हाफ ईयरली का मतलब क्या होता है कि मैं जो इंटरेस्ट देने वाला हूं ना, वो अब साल में एक बार नहीं दूंगा, वो मैं साल में 2 बार दूंगा। बात समझ में आ रहा है? कंपाउंडेड हाफ ईयरली क्या कहना चाहता है कि मैं जो इंटरेस्ट दूंगा वो एक बार नहीं दूंगा, वो मैं दूंगा 2 बार, ठीक है। वहीं अगर यदि मैं बोल दूं कंपाउंडेड क्वार्टरली, इससे मैं क्या मीन करता हूं कि मैं इंटरेस्ट 2 बार नहीं, अब इंटरेस्ट में 4 बार दूंगा। वही मैं बोलता हूं कंपाउंडेड मंथली, यहां पे मैं इंटरेस्ट मंथली मतलब 12 बार देने वाला हूं। अब बात को आप गौर से समझना। आपने लोन लिया,
लोन जब लिया तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 10% पर एनम। 10% पर एनम तभी एप्लीकेबल है अगर आप साल में एक ही बार इंटरेस्ट दे रहे हो, तो 10 का 10 ही लगने वाला है। ठीक है। अगर ये ब्रेक हो गया, साल को अगर आप ब्रेक करते हो, सोचो हाफ ईयरली में ब्रेक किया मतलब 2 टाइम्स में ब्रेक हो गया, तो अब 10% नहीं होगा, 10 से बोलने में 10 है, बट ये 10 से हल्का सा ज्यादा होगा, मान लो 10.05 लमसम। और थोड़ा आप आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ो मतलब और थोड़ा आप इंटरेस्ट दो, दो के जगह आप दे रहे हो आप 4 बार, तो थोड़ा सा और ये इंक्रीज हो जाएगा। 10.05 की जगह आप मान लो ये 10.10 हो गया। और थोड़ा जाओ, 10.10 की जगह कितना हो जाएगा? 10 पॉइंट मान लो 15। जस्ट ये लमसम में मैंने लिया, नॉट एग्जैक्ट ऐसी। विच मीन्स बोलने में मैं क्या बोलता हूं कि भाई मेरा जो लोन है वो 10% पे चल रहा है, बट एक्चुअल में 10% पे वो नहीं चल रहा है, वो चल रहा है इतने पे। और ये जो इतने पे जो चल रहा है ना, इसी को अपन क्या बोलते हैं? इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं इसको? इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसको अपन क्या बोल सकते हैं? हिडन रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये दिखता नहीं है। एक होता माइन्यूट, ठीक है ना, छोटा मोटा लोन में कोई फर्क पड़ेगा नहीं। 1 लाख का लोन है ना, 10% का 10%, ठीक है भाई। 1 लाख की जगह इसको हम 100 करोड़ कर देते हैं, अब बताओ फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा। 100 करोड़ की जगह 1000 करोड़ कर दो, और बड़ा फर्क पड़ेगा। आया बात समझ में? जैसे जैसे लोन का अमाउंट बड़ा होगा, आपका फर्क भी ज्यादा पड़ेगा। तो एक सिंपल सा कहानी था कि इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न इज नथिंग बट द हिडन रेट ऑफ इंटरेस्ट, विच मीन्स कि 1 साल का जो आपका इंटरेस्ट है उसको आप ब्रेक डाउन कर दो हाफ ईयरली में, मंथली में, क्वार्टरली में, तो आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा वो हल्का सा क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। दैट इज नथिंग बट इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसको निकालने का एकदम सिंपल तरीका है, एकदम ही सिंपल तरीका है। फॉर्मूला क्या कहता है? E इज इक्वल टू 1 + i⁴ -1 × 100। इसमें प्रिंसिपल कोई जरूरत नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई प्रिंसिपल वगैरह का जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि यहाँ पे सारा कहानी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे है। अब सिंपल सा चीज आपको समझना है, एन का जो वैल्यू है वो क्या क्या हो सकता है? एन का वैल्यू 2 हो सकता है, एन का वैल्यू 4 हो सकता है, और एन का वैल्यू 12 हो सकता है। 2 कब होगा एन का वैल्यू? व्हेन इट इज सेमी एनुअली, विच मीन्स व्हाट, हाफ ईयरली। एन का वैल्यू 4 कब होगा? व्हेन इट इज क्वार्टरली। एन का वैल्यू 12 कब होगा? व्हेन इट इज मंथली। ये 3 वैल्यू एन का आपके पास रहेगा। क्लियर? अगर एन का वैल्यू चेंज हो रहा है तो याद रखना रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चेंज होगा। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट सोचो 10% बोला है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको क्या बोला? 10% पर एनम, लेकिन कहानी चल रहा है हाफ ईयरली का, तो एक्चुअल में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 10/2। ये हो गया हाफ ईयरली के लिए। आर इज इक्वल टू 10/4, ये होगा क्वार्टरली के लिए। आर इज इक्वल टू 10/12, ये होगा मंथली के लिए। डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन इट विल वेरी। एन का वैल्यू इतना ही रहने वाला है, और आर का वैल्यू इस हिसाब से आपका चेंज हो जाएगा। आया बात समझ में? बाकी इस पे पुट करना, ऑटोमेटिकली वैल्यू आ जाएगा। इस पे मैं फिर से बोल रहा हूँ कि सीबीएसई ने ये क्वेश्चन पोर्शन हटा रखा है, बट सिर्फ सिंपल सा चीज है, छोटा सा चीज है, ध्यान में रख लो। ठीक है, एक दो क्वेश्चन अपन करेंगे, हो जाएगा काम। बाकी कोई दिक्कत है किसी को? एक्सरसाइज 13.2 का पहला सवाल आप देखो। फाइंड द इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न विच इज इक्विवेलेंट टू स्टेटेड रेट ऑफ 8% कंपाउंडेड क्वार्टरली। आर इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 8%। कंपाउंडेड क्या है? क्वार्टरली। विच मीन्स आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8/4, 2% हो गया, तो आई का वैल्यू कितना हो गया? 0.02। ये बात सबको समझ आता है? कोई दिक्कत नहीं है इसमें? तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? तो एन का वैल्यू कितना हो जाएगा? कंपाउंडेड क्वार्टरली है तो 4। तो इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न क्या हो जाएगा? 1 + i⁴n -1, परसेंट में करना तो इंटू 100, तो 1 + 0.02 पावर एन की जगह आप लिखोगे 4, तो 1.02 पावर 4 -1
इंटू 100। तो 1.02 पावर 4 का वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ, डेट इज 1.0824 इंटू 100। तो कितना हो जाएगा? 0.0824। क्लियर है ये चीज? तो अब इसको अगर यदि 100 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना आ जाएगा मेरे पास? 8.24%। इजी? कोई इश्यू इसके अंदर? क्लियर है सबका? नंबर 2 पे उल्टा करना आपको। क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया हुआ है उसमें बोलता फाइंड द डिक्लेयर्ड रेट ऑफ रिटर्न कंपाउंडेड सेमी एनुअली विच इज इक्विवेलेंट टू 6% इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न। इफेक्टिव 6% दिया हुआ है, आपको उल्टा करना है, ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, जिसका नहीं हुआ। फाइंड द डिक्लेयर्ड rate of return compounded semi-annually which is equivalent to 6% effective rate of return। ठीक है ना? तो चीज समझो, आपके पास यहां पे इफेक्टिव इज इक्वल टू 1 + i⁻n-1। ठीक है? तो इफेक्टिव आपको दिया हुआ कितना है? 6% दिया हुआ है। 6, ये 100 को इधर ले आओ तो 6/100 हो गया। करेक्ट है? तो 1 + i, n का वैल्यू कितना होगा? 2, बिकॉज सेमी एनुअली है। -1, कोई दिक्कत? 1 इधर चला जाएगा तो कितना होगा? 1.06। अब ये 2 अगर यदि शिफ्ट होता है, आपने सीखा है पावर अगर लेफ्ट से राइट शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा? 1.06 पावर क्या लिख सकते हो? 1/2 लिख सकते हैं ना? अब 1.06 पावर 1/2 का वैल्यू तो डायरेक्ट दिया हो, 1.0296। कोई दिक्कत? तो 1.0296 इज इक्वल टू आई। तो ये कितना हो जाएगा? 0.02। बोलो इसमें कोई दिक्कत किसी को? तो इंटू 100 करेगा तो कितना हो जाएगा? 2.96%। तो एक्चुअल डिक्लेयर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा? मल्टीप्लाई बाय क्या करोगे? 2। डिक्लेयर्ड रेट ऑफ रिटर्न तो वही होगा ना, बिकॉज सेमी एनुअली अपन ने कैलकुलेट किया है। तो 2.96 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा? 2 to the 4, 5.92%। चेक कर लो एक बार। करेक्ट है? हाँ, ये एक्चुअल डिक्लेयर्ड रेट ऑफ रिटर्न है। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 पे आपके पास क्या? फाइंड द इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न फॉर 12% कंपाउंडेड सेमी एनुअली क्वार्टरली मंथली कंटिन्यूअसली। सब कुछ है। ठीक है? तो क्या हो जाएगा आपके पास? सेमी एनुअली का अगर अपन देखते हैं तो डायरेक्टली लिख दो 1.12% का आधा कितना हो जाएगा? 0.6। तो ये हो जाएगा 0.6 पावर में कितना? 2। ये समझ आ रहा है ना? 12% का आधा कितना होता है? 6%। आ रहा है नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है, देखो। E is equal to 1 + i⁻n-1 इंटू में 100। तो 1 + 0.06 नहीं होगा ये तो समझ आ रहा है? 0.06। ठीक है? 4 4 का 1। तो 1.06 पावर 2। तो 1.06 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 1.1236। तो हो जाएगा 0.1236। तो कितना हो जाएगा? 12.36%। बोलो कोई दिक्कत इसमें किसी को? क्लियर है? हाँ, ऐसे ही आएगा, बोलने पे आएगा, बोल रहा है ना। आसान आसान चीज है। तो क्वार्टरली मंथली आप लोग देख लेना, आप कंटिन्यूअसली देखो। ठीक है ना? कंटिन्यूअसली अगर आपके पास हो तो आप कैसे निकालोगे? कंटिन्यूअसली में बेसिकली कहाँ खत्म हो रहा है आपको नहीं पता। ठीक है ना? तो इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न कंटिन्यूअसली अगर आपको निकालना है तो ये दिमाग में रखो, e⁻i-1 इंटू 100। ठीक है ना? e⁻i-1 इंटू 100। बस इतना दिमाग में रखो।
डेरिवेशन कोई नेसेसरी नहीं है, ठीक है, करना है कर सकते हैं, लेकिन कोई नेसेसरी नहीं, लिमिट्स वगैरह लग के करेगा। एक तुम्हारा लिमिट का एक फॉर्मूला होता है 1 + x⁻1/x इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल टर्म होता है x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है, इसके थ्रू ये फॉर्मूला आया है डिराइव। मेरे ख्याल से जीवन में तुम लोग ये भी नहीं पढ़ा होगा कभी, क्योंकि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी का कभी तुम लोग का कॉन्सेप्ट इसमें था भी नहीं। क्लास 11 के अंदर भी जो लिमिट्स पढ़ा था उसके अंदर था भी नहीं, ठीक है ना, ठीक है। अब देखो कितना है 12%, तो e⁻, आई की जगह क्या लिखोगे, 12% है तो 0.12। अब देखो e⁻, 0.12 का वैल्यू आपको बुक में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 1.1275, सो इट विल बी 0.12, तो आपके पास आ जाएगा 12 पॉइंट। कोई दिक्कत, इजी, यहां तक कोई इश्यू तो बताओ, क्लियर है सबका। अब इस पे एक और क्वेश्चन करेंगे जिसका आने का कभी कभी चांसेस होता है, अगर आया तो, इन्वेस्टमेंट वाला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है आपका नंबर 6, मिसेस रीनू हैज 2 इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, ठीक है ना। इसमें आप क्या करो, 8.4% पे इफेक्टिव रेट निकालो और 8.5 पे इफेक्टिव रेट निकालो, दोनों पे निकालो और कंपेयर करना है, ट्राई करो। टाइम पीरियड भी अलग है, एक मंथली। देखो नंबर 6, इन्वेस्टमेंट किसका बेटर है, इन्वेस्टमेंट है, लोन नहीं है ये, ध्यान देना, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सोचना है। इन्वेस्टमेंट में हम लोग का उम्मीद क्या होता है कि पैसा हम लोग को ज्यादा मिले, लोन जब दे रहा होता है उसमें क्या होता है कि भाई कम हो, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे फर्स्ट इफेक्टिव रेट अगर निकाल दे 8.4% में, तो 8.4% पे मंथली है, ठीक है ना। 1 + i⁻n−1 इंटू 100, तो कितना हो जाएगा, 8.4% डिवाइडेड बाय 100 करेगा, इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा बुद्धि लगेगा, इधर यही कैलकुलेशन आपका किया हुआ है, ठीक है। तो सीधा सीधा लिख दो 1.007 पावर 12, तो इसका वैल्यू ऑलरेडी आपको दिया हुआ 1.0873, तो 1.0873 -1 करोगे कितना आएगा, 0.0873 इंटू में 100 विच मीन्स 8.73%, ठीक है। तो 8.4% बोलने का, बट होने का कितना है 8.73। दूसरा वाला का इफेक्टिव रेट कितना होगा, 8.5% है, तो इसके हिसाब से 1.0425 पावर में 2, बिकॉज ये क्या है कंपाउंडेड सेमी एनुअली, तो इसका वैल्यू कितना दिया 1.0868, 1.0868 -1, तो 0.0868, तो ये हो जाएगा 8.68%। बात समझ में आ रहा है ना, ये 0.0868 होगा तो आ जाएगा 8.68%। तो इन दोनों में से ज्यादा परसेंटेज किधर मिल रहा है, 8.73 ज्यादा है, तो 8.73 ज्यादा, इसका मतलब इन्वेस्टमेंट किस में किया हुआ ज्यादा बेटर है, 8.4% कंपाउंडेड मंथली पे अगर हम इन्वेस्टमेंट करता है तो मेरे लिए ज्यादा बेटर है। कोई दिक्कत इसके अंदर, क्लियर है सबका। तो यहाँ पे समझ लो अपन समाप्त करता है इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन करेंगे CAGR।